व्यूअर्स क्लासरूम बाय डी के अंदर एक नई वीडियो में आप सबको बहुत ज़्यादा खुशामदीद। व्यूअर्स आज की वीडियो के अंदर हम जो है एथिक्स के हाई यील्ड जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैं आपको थोड़ा सा उसके ऊपर लेक्चर देने लगा हूँ। ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये कुछ सीधा सीधा इन्फॉर्मेशन है जो मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट एड के अंदर थोड़ा सा मिक्सड है या दूसरी सोर्सेज से मैंने इसको थोड़ा सा गैदर किया है। तो सबसे पहले एक अनाउंसमेंट ये है कि सर गाइस इस वीडियो को जो है वो लाइक सब्सक्राइब और जो है सपोर्ट करना ना भूलें। आपकी जो सपोर्ट है, छोटा सा लाइक आपका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, मुझे बहुत ज़्यादा इंकरेज करता है वो सारी छोटी छोटी चीज़ें। तो ये है कि इसको लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि इसकी ये कम्युनिटी हमारी इंक्रीज़ हो, बढ़े। और ये है कि जो है इससे फिर और ज़्यादा इंकरेज होते हैं वीडियो बनाने के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि व्यूअर्स आपकी सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मेरा शुरू में था कि मैं इस तरह की वीडियोज़ जो इनको पेड कोर्स की सूरत में लॉन्च करता, लेकिन अगेन मेरी जो सारी इस चैनल के पीछे मोटिवेशन है वो यही है कि जो हमारे मेरा स्टेटस को है, जो एक है कि यूएसए में जो है वो सिर्फ जो है अफोर्डेबल बहुत ज़्यादा अमीर लोगों के लिए बनी हुई है, इस चीज़ को मैं जो ब्रेक करना चाहता हूँ। लेकिन आपकी जो सपोर्ट उसके अंदर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं सोर्सेज लिखूंगा कि आप किस तरह से सपोर्ट करते हैं। डजेंट मैटर 100 200 $1 $2, डजेंट मैटर, जो भी आप सपोर्ट करते हैं आप ज़रूर मैं आपको इनकरेज करूँगा कि सपोर्ट करें। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, ये अगेन हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का जो है एक क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके भी आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन के अंदर भी जो है वो लिंक दिया हुआ है। ये जो नोट्स हैं ये मैंने फर्स्ट एड से और इधर उधर से थोड़े से इकट्ठे करके बनाए हैं। इसके अंदर सारे पॉइंट्स तो कवर नहीं हो, लेकिन बहुत सारे मेजर मेजर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगता है वो आपके कॉन्सेप्ट इस वीडियो के थ्रू कवर हो जाएंगे और उस बेस को लेके फिर आप जो है ना इसके ऊपर मज़ीद बिल्ड कर सकते हैं। ओके, सो पहला पॉइंट ये है कि जो मरीज़ है उसको आपने ट्रीटमेंट की सारी ऑप्शन बतानी है, इलाज की सारी ऑप्शन बतानी है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कई दफ़ा क्या होता है जब हमारे सामने मरीज़ आता है तो हम मरीज़ को जो है वो सारी ट्रीटमेंट ऑप्शंस इसलिए नहीं बता पाते। हमें लगता है कि कोई प्रोसीजर है वो बहुत ज़्यादा रिस्की है, कोई नई रिसर्च आई है, तो हम कहते हैं यार वो नई रिसर्च है, अभी पता नहीं उस पर काम हुआ ही नहीं। या कोई प्रोसीजर है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, हमें लगता है कि जी यार मरीज़ पता नहीं अफोर्ड कर सकता है नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जजमेंट्स, ये प्रेजुडिस जो हैं, ये हम लोगों ने नहीं रखनी। हमने मरीज़ को सारी ऑप्शंस जो जो हमें पता है वो हमने ज़रूर बतानी है। वो ऑप्शन भी बतानी है जो हमारे हॉस्पिटल में होती हैं, वो भी बतानी है जो हमारे हॉस्पिटल में नहीं होती। तो ये जो है एक रियल लाइफ भी आपने याद रखनी है और ये जो चीज़ें हैं ये आपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखनी है कि ये जो है असूल जो है ना ये आपके पास रहेगा। कहीं पे ऑप्शन में अगर ये चीज़ आती है तो आपने मरीज़ को ये बतानी ज़रूर होती है। उसके बाद ये होगा कि जिस तरह ये कोई नया तरीका नया ट्रीटमेंट ऑप्शन आई है उसको बताने के अंदर बात ये है कि अब देखें, ये एक चीज़ आती है स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस और एक आ जाती है हमारे पास क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। इसके अंदर मैं स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस को थोड़ा सा पहले ही बताता हूँ कि स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस ये होती है कि कोई प्रोसीजर आया या कोई मेडिसिन आई है, उसके बारे में रिसर्च हुई और रिसर्च के अंदर ये साबित हुआ है कि जो वो मेडिसिन है वो हम कहते हैं लेट्स से कि 1% भी अगर वो फ़र्क डालती है तो रिसर्च से ये साबित हुआ कि वो जो मेडिसिन है वो फ़र्क ज़रूर डालती है। तो रिसर्च के अंदर ना एक असूल होता है पी वैल्यू वाला। पी वैल्यू अगर 0.05 से कम होती है इसका मतलब है कि वो जो रिसर्च है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है और वो जो रिसर्च है वो ऑथेंटिक तरीके से हुई हुई है, इसका मतलब है रिसर्च एक्यूरेट है। अब सवाल आ जाता है जिस तरह मैंने किया है कि 1%, ठीक है, तो 1% एक बहुत ज़्यादा माइनर सा फ़र्क है ना, तो इसको हम कहेंगे ये बात आ जाएगी क्लिनिकली सिग्निफिकेंट। अगर 1% फ़र्क होता तो वो जो 1% इतना क्लिनिकली सिग्निफिकेंट नहीं है। तो ये चीज़ होती है कि आपके पास जो है वो प्रोसीजर जो है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट अगर है तो आपने मरीज़ को उसको ज़रूर बताना कि ये भाई स्टैटिस्टिकली प्रोसीजर है, ज़्यादा फ़र्क बेशक नहीं है लेकिन ये कि ये हमारे पास जो रिसर्च ने उसको प्रूव किया। अब वो मरीज़ आपसे पूछता है भाई आप मुझे ये इंपॉर्टेंट ये बात क्यों बता रहे हो, आप उसको कहेंगे, आपने इसका जवाब ये है कि यार क्योंकि मेरा काम है, मैंने आपको सारी ऑप्शन ज़रूर बतानी, तो मैं इसलिए आपको ऑप्शन बता रहा हूँ। अगर वो रिसर्च होती क्लिनिकली सिग्निफिकेंट होती है, 10% का वो डिफरेंस डालती क्लिनिकली, मतलब ठीक है, लेकिन स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट ना होती यानी कि रिसर्च सही ना होती, तो फिर आपने वो ऑप्शन मरीज़ को नहीं बतानी क्योंकि रिसर्च से तो वो तरीका साबित है ही नहीं, वो तो वैसे ही बस किसी ने बनाया है। तो ये चीज़ आपने ज़हन नशीन रखनी है जब आप जो है मरीज़ को बता रहे होंगे इसके ट्रीटमेंट ऑप्शन के वाले से। नेसेसरीली ज़रूरी नहीं है कि ये इसी पर्सपेक्टिव में है, ये जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंट वाला कॉन्सेप्ट है ये अलग है और स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस वाला कॉन्सेप्ट अलग है, ट्रीटमेंट ऑप्शन सारा बताने वाला कॉन्सेप्ट अलग है। इसलिए इसको आपने ज़हन में रखना है, किसी भी तरह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगेन दूसरा बच्चा ये असूल जो सा ये है कि जो जब एक फ़ीमेल प्रेग्नेंट है तो आपने ये चीज़ ज़हन नशीन रखनी है, जो फीटस है ना
इट्स अ पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द वुमन। तो उसके अंदर क्या है कि जो औरत है वो अपने बच्चे और अपने जिस्म के हवाले से सारे फैसले करने का हक रखती है। अगर औरत कहती है कि उसने अबॉर्शन करनी है तो ये माँ का राइट है, वो कर सकती है। इसके अंदर ना मैं थोड़ा सा डिटेल में बाद में बताऊंगा कि इसके अंदर के हवाले से क्या असूल है, बट लेकिन बात यह है कि जो अपनी बॉडी के हवाले से जो भी फैसले हैं, जो ट्रीटमेंट के हवाले से फैसले हैं, वो माँ अपना हक रखती है। वो ट्रीटमेंट से इनकार करते हैं, वो ट्रीटमेंट का से वो एग्री करते हैं। उसके अंदर बाप का जो है वो रोल इसके अंदर नहीं होगा। जब बच्चा डिलीवर हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, बच्चा एक अलग इंडिविजुअल काउंट होगा। तो उस इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जो है वो ट्रीटमेंट्स को आपने करना है। मसलन कि अगर इमरजेंसी आती है, कोई ऐसा प्रोसीजर है जिससे बच्चे की जान को ख़तरा है, तो फिर क्या करना है कि आपने बच्चे की जान बचाने के लिए सारे प्रोसीजर्स करने हैं। मतलब कि मिसाल के तौर पे अब ये एक ऐसी सिचुएशन आई थी कि माँ बेहोश है और बच्चा जो है उसकी जान को ख़तरा है, तो आपके पास कोई और नहीं है जिससे आप परमिशन लें, तो आपने क्या करना है, अपने बच्चे की जान बचानी है। ये सबसे पहला ट्रीटमेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाता है कि अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं एक चीज़ कहता हूँ कि अगर किसी क्वेश्चन में पूछते हैं कि बच्चा है उसकी जान को ख़तरा है, तो उस सूरत में माँ से आप पूछ रहे हैं कि जी ये ट्रीटमेंट करवाना है नहीं, तो माँ जो सी है ना, उसके पास ये राइट रखती है वो कि वो अपने बच्चे के इलाज के हवाले से फ़ैसला कर सकती है। अब बेशक यहाँ पे बच्चा जो है वो इंडिविजुअल है, लेकिन बच्चा 18 साल से कम है, तो 18 साल से जो कम उम्र के लोग होते हैं उनके लिए आपको उनके पेरेंट्स या गार्डियन से आपको परमिशन लेनी पड़ती है। तो इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको मैं थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करूँगा, वो आपको समझ आ जाएगा। अब एक अगर सवाल आता है जिसमें वो कहते हैं कि जी बाप और माँ जो हैं वो आपस में एग्री नहीं कर रहे किसी ट्रीटमेंट के हवाले से, तो आम तौर पे इसका जो रिजल्ट होता है ना, इसका जो ऑप्शन होता है, वो जो सही ऑप्शन होता है वो होती है जिसमें वो ये कहते हैं कि माँ बाप को आपस में बात करने के ऊपर राज़ी करें। आपके पास ये वाली ऑप्शन लगेगी, अच्छा ये नहीं मान रहे तो हम जो है ना वो एकेडमिक काउंसिल को या जो है वो इनकी काउंसिल होती है उसको हम बुला लें। तो ये याद रखना, वो जो काउंसिल वाले ऑप्शन होते हैं वो मैंने किसी भी पॉइंट पे कभी भी वो सही ऑप्शन नहीं देखे, तो इसलिए वो बहुत ही रेयर केस हो जो कि मैंने अपने भी इस सारी तैयारी में नहीं देखा, तो उसमें होता है। लेकिन आमतौर पे हमेशा वो गलत ऑप्शन होते हैं, तो ये वाली ऑप्शन मोस्ट ऑफ द टाइम सही होता है कि आपने माँ बाप को आपस में बातचीत करके राज़ी करने के ऊपर, या एटलीस्ट क्योंकि पहला स्टेप तो ये होगा ना कि पहला स्टेप में आप उनको कहोगे कि बातचीत करें आपस में और किसी फैसले पे पहुँचे। उनके आपस में अगर कोई डिसएग्रीमेंट्स हैं, आपने उनको डील करना है कि बाप क्या कहता है उसकी बात सुने, माँ क्या कहते हैं उसकी बात सुने, और जो उनके आपस में हैं कंसर्न्स उनको जब आप करेंगे तो मोस्ट लाइकली है कि ये मामला हल हो जाएगा। उसके बाद आया था जो ये वाली बात जो मैं बता रहा हूँ कि जो माँ है वो अपने बच्चे का जो है इनकार के हवाले से फैसला लेती है। इसके अंदर ये होता है कि अगर माँ भी होश में है, बच्चा भी होश में है, तो जो है माँ जो सी है वो जो है ना, इसके अंदर क्या होगा कि माँ जो डिसाइड करेगी वो बच्चे के हवाले से मतलब अप्लाई होगा। अगर माँ ने कह दिया कि हाँ जी, माँ कह रही कि मेरे बच्चे को एक केस आता होता है जिसमें बच्चों को खून लगाना होता है, तो उसमें ये होता है कि अगर माँ जो है उसको भी खून की ज़रूरत है, बच्चे को भी खून की ज़रूरत है, माँ जो कह रही है वो कह रही है कि नहीं लगाना खून, और उसके बाद माँ बेहोश हो गई है, तो क्या होगा कि बच्चा जो उनसे है वो उसको आपने एज एन इंडिविजुअल कंसिडर करना है, तो आप बच्चे को फिर खून लगा के उसकी जान बचाएंगे, क्योंकि जान बचाना आपने ये वाला जो है ना असूल याद रखना है कि जान बचाना वो आपकी टॉप प्रायोरिटी है। ठीक है, 18 साल से कम है तो आप अगर कोई आपको और परमिशन नहीं आती तो आपने जान ज़रूर बचानी है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाता है कि यहाँ पे मैंने इसका लिखा है कि जी माँ के बच्चे के इलाज के हवाले से फ़ैसला करने से मुतल्लिक जो है ना अगर सवाल पूछ रहे हैं, तो माँ जो उनसे वो इनकार कर रही है अगर, तो आपने ये क्या करना है कि जो है ना असूल आपने ये याद रखने हैं। ठीक है, ये मतलब कि आपके जो स्टेप्स हैं वो आपने याद रखने हैं। सबसे पहले तो ये कहना है कि रिश्तेदार, यानी कि जो माँ जो उनसे वो बच्चे के रिश्तेदार हैं, तो रिश्तेदार है इसको मैं कहता हूँ अटेंडेंट क्या, अटेंडेंट की कंसर्न को समझना। आपने माँ से पूछना है कि माँ वो ट्रीटमेंट क्यों नहीं करवाना चाहिए। हो सकता है वो कहती है कि जी नहीं मेरा बिलीफ नहीं इस पे है, या वो कहती है कि ये मुझे किसी ने कहा था कि ये बहुत ज़्यादा रिस्की प्रोसीजर है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि माँ से उसका या उसका जो भी रिश्तेदार है उससे उसका कंसर्न पूछना है कि आपका कंसर्न क्या है, वो बताएंगे। उसके बाद आपने बताना है कि ये जो ट्रीटमेंट है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंस बताने के साथ आपने ये बताना है कि अगर आप नहीं करेंगे तो उसका फिर नुकसान क्या है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपने बता दी। अगर ये सारा बताने के बावजूद भी अगर मरीज़ कह रहे हैं ना कि मैंने फिर भी इलाज नहीं करवाना, तो फिर आप डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाएंगे। सो ये जो डॉक्यूमेंटेशन वाला ऑप्शन है होता है, ये आमतौर पे बहुत रेयर होता है। सबसे पहली ऑप्शन ये होती है कि आपने मरीज़ को पहले आपने सबसे पहले आएगा आपने मरीज़ का सुनना है कि मरीज़ क्या कहता है, व्हाट डू यू नो अबाउट दिस प्रोसीजर, इस तरह की ऑप्शन होगी। ठीक है, तो वाई डोंट यू वांट दिस प्रोसीजर, ये चीज़ें पूछनी है। अगर ये वाली ऑप्शन नहीं है तो फिर अगली पहुँच आ जाएगी आपने कि मरीज़ को आपने उसकी इंपॉर्टेंस बता दी। वो अगर ये वाले ऑप्शन है तो फिर अगली ऑप्शन आएगी कि जी अगर वो इनकार
करती है तो उसके अंदर मरीज़ को क्या नुकसान होने का ख़तरा है, ये वाली ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास अगर ऐसी सूरत आती है कि कोई तरीका इलाज है जो मरीज़ को मैसर नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा हम कहते हैं कि कोई ट्रीटमेंट है, कोई स्क्रीनिंग क्राइटेरिया है, वो हम मरीज़ को कहते हैं कि जी आपका जो गाइडलाइन है उसके अंदर हमारे पास क्राइटेरिया में यही एक सबसे ऑथेंटिक है। तो मरीज़ कहता नहीं मैंने जो है ना सीटी स्कैन नहीं कराना, मैंने एक्सरे करवा लूँगा। तो आपने ये नहीं करना कि जी जो है आपने मरीज़ को कहेंगे अच्छा सीटी स्कैन नहीं करवाना चाह रहे, एक्सरे करवा लो, तो चलो ठीक है एक्सरे करवा लेते हैं, ये नहीं करना। आपने मरीज़ को बताना है जो सही ऑप्शन है। ठीक है, तो ये आपने देखना है कि अगर कोई आप ये है कि उसको ऑल्टरनेट नहीं देना, जो उस पर्टिकुलर केस के अंदर इम्पोर्टेंट है आपने वही उसको बताना है कि भाई ये आपका ट्रीटमेंट है और यही आपका ये यानी कि ये डिजीज़ है और उसका ट्रीटमेंट यही है। अब अगर आप ये ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहते तो ये नहीं है कि अगर सीटी स्कैन नहीं करवा रहे तो आप एक्सरे करवाओगे तो आपका काम हो जाएगा, ऐसे नहीं है। आपने मरीज़ को ये बताना है कि ये ऑप्शन है, करवानी है तो यही करवानी है, नहीं करवानी तो फिर आप नहीं करवाना चाह रहे तो आप मुझे बता दें उसमें। अच्छा ये वाली जो बात मैं बता रहा हूँ कि आप मुझे बता दें उसमें ये हो जाएगा। फिर वही वाली जो गाइडलाइन है वो अप्लाई होने शुरू हो जाएगी कि सबसे पहले क्या करना है कि मरीज़ के कंसर्न को आपने समझना है। आपने मरीज़ को बता दिया कि फ़लानी ट्रीटमेंट ऑप्शन है, वो आपने आपके जो है वो इलाज के लिए ज़रूरी है। वो कहता है कि नहीं मैंने सीटी नहीं करवाना है, मैंने एक्सरे करवाना है। तो आपने नहीं ये नहीं कहना कि ओके चलो एक्सरे करवा दें, आपने कहना है नहीं। आपने फिर ये वाली अप्लाई होगा कि आपने पहले मरीज़ को पूछा कि आपके कंसर्न्स क्या हैं। मरीज़ कहता है जी मेरा कंसर्न कोई भी वो चीज़ कहता है कि रेडिएशन से मैं डरता हूँ, तो आपने उसको बताना है कि ये जो आपका इलाज है इसकी अहमियत क्या है। अगेन फिर दूसरा आ जाएगा उस अगर ये वाली ऑप्शन नहीं है तो फिर आपने बताना है कि अगर ये इलाज के, और फिर उसको हम बताएंगे कि इलाज की नुकसान क्या है। अगर नुकसान के बाद फिर वो आता है कि मरीज़ फिर भी इनकार कर रहा है, ठीक है, फ़ायदे और नुकसान दोनों बताने के बावजूद इनकार कर रहा है, तो फिर आपने एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि जो मरीज़ है क्या वो अपनी उसकी मेंटल स्टेट इस तरह की है कि वो अपनी फ़ैसले कर सकता है। इस सूरत में ना ये आ जाती है कैपेसिटी और कॉम्पिटेंसी आ जाती है, इसको हम डिस्कस करते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि आपने मेक श्योर कर लेना कि मरीज़ अंडरस्टैंड करता है या नहीं। अगर ऑप्शन क्वेश्चन में वो बता देते हैं कि मरीज़ कह रहा है कि मैं जो सा ना मैंने जाना है कहीं, मेरे कोई फ़्लाइट है या मुझे डर लगता है, ये इस तरह की कोई चीज़ बता रहा है, तो वो जो ऑप्शन वो क्वेश्चन स्टेम के अंदर वो अपनी वजह बता रहा है कि मैं वो क्यों नहीं करवा रहा। तो कोई आंसर ऑप्शन के अंदर आपने दोबारा नहीं पूछनी कि आप ये क्यों नहीं करवाना चाह रहे, तो वो क्वेश्चन बैंक के अंदर आप क्वेश्चन के अंदर आप नहीं देखना कि उसने वजह बताई है या नहीं। तो वो अगर आपको उसने बता दी है तो फिर आपने क्या करना है कि ये वाली आ जाती है कि अगर उसने बता दिए आप उसके फिर पूछेंगे कि ट्रीटमेंट के हवाले से आप क्या जानते हैं। समझ आ रही है? आपने क्वेश्चन के वाली चीज़ नहीं पूछनी, आपने क्वेश्चन से दूसरी पूछनी है कि जो ट्रीटमेंट है उसके हवाले से आप अपनी बीमारी के हवाले से क्या जानते हैं। वो आपको बताएगा कि मेरी बीमारी जो सी है, अगर मेरा कोई कैंसर है तो वो कहेगा ये इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर उसकी कोई मिसकंसेप्शन है तो आप मिसकंसेप्शन को पहले स्टेप पे दूर करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाता है कि आप उससे पूछेंगे कि वो अपनी बीमारी के मतलब क्या जानता है, ये बता देगा। हमें ये पता लग जाएगा कि उसका कोई मिसकंसेप्शन तो नहीं है, मरीज़ अपने इलाज से इनकार करने की पेचीदगियों से वाकिफ़ है या नहीं, यानी कि उसकी कॉम्प्लिकेशन से उसको पता ही नहीं। तो दूसरे पे आप ये उससे पूछ सकते हैं कि आप बताएं कि ये जो आपका ट्रीटमेंट है इसकी क्या ऑप्शन है, ठीक है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये पूछ लिया आपने। या फिर आप ये पूछ सकते हैं कि जी जो है ना ये मैंने जिस तरह बताया हुआ है कि मरीज़ के सवाल में ही वजह बयान कर चुका होता है। ठीक है, तो उस केस में आपने दोबारा से उसने नहीं पूछना, आपने मरीज़ की ऑटोनमी यानी कि जो उसकी फ़ैसला करने की मर्ज़ी है उसको आपने एक्सेप्ट करना है। अगर मरीज़ ऐसा कह रहा है कि मेरी फ़्लाइट है या मुझे डर लगता है तो उसने क्या देना, तो उसने आपको क्या दिया तो आपने उसकी जो है वो मर्ज़ी को आपने एक्सेप्ट करना है, आप उसको बस डॉक्यूमेंट कर दें। ठीक है, अगर फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास, अगर मरीज़ की कोई क्वेश्चन स्टेम में उन्होंने कोई बात बताई हुई है कि जो मरीज़ जो है ना उसके अंदर फ़ैसला करने की सलाहियत नहीं है, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी नहीं है, तो फिर आपने उसको जो है फिर एक और ऑप्शन आ जाती है। अच्छा, अब ये आती है कि कोई ऐसी सूरत हाल है जिसमें मरीज़ बेहोश है या आपको विजिबली नज़र आ रहा है कि मरीज़ जो है ना वो अपना फ़ैसला नहीं कर सकता, तो उस सूरत में क्या होगा कि आप फिर जो है ना मरीज़ की जो विल है उसके अगेंस्ट आप कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं मरीज़ की बेहतरी के लिए। वो उस सर्टेन एक और केसेस में होती है। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे अब लिखा है, साइकेट्रिक डिजीज़ की बेसिस पे आप मरीज़ की डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को ग्रो नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी शिज़ोफ्रेनिया मरीज़ को, या हम कहते हैं अल्जाइमर है, तो आपने उस मेंटल डिजीज़ की बेस पे ये नहीं एज्यूम कर लेना कि अच्छा यार इसको तो ये तो भूल जाता है तो इसका फ़ैसला तो ये कर ही नहीं सकता। तो ये नहीं होता। आपने अगर उसने अल्जाइमर है तो आप उससे पूछेंगे डू यू रिमेंबर कि आपका क्या था, या आपको ये याद है कि आपका लास्ट ट्रीटमेंट क्या हुआ था। तो आपने उसमें उस अगेन उसकी कैपेसिटी का पता लगाना है। अगर आपको कैपेसिटी इंश्योर हो गई है कि हाँ वो नहीं कर सकता, फिर आप आगे जाएंगे। कैपेसिटी और कॉम्पिटेंस में ना फ़र्क ये हो सकता है कि जो कैपेसिटी होती है ये डॉक्टर डिफ़ाइन करता है कि जो एक मरीज़ है
उसको कोई एनसेफलाइटिस तो नहीं, एनसेफलोपैथी तो नहीं है कि वो जो है उसको होश ही नहीं है, वो अपना इलाज के बारे में फ़ैसला कर सकता है ही नहीं। कॉम्पिटेंसी में ये होता है कि वो जज जो है ना वो डिसाइड करता है। मिसाल के तौर पे कॉम्पिटेंसी में आता है कि एक बाप है, वो बच्चे की अगर देखभाल कर रहा है तो क्या वो फैसला कर सकता है या नहीं, फिर वो बेशक मेंटली सही हो या नहीं, तो ये कॉम्पिटेंसी से जज डिसाइड करता है। ठीक है, तो ये है कि मरीज़ या कोई भी आदमी कोई फ़ैसला कर सकता है या नहीं, यानी कि जिस तरह ये देखेंगे किसी स्टेट में अगर अबॉर्शन इलीगल है तो बेशक वुमेन जो है वो तो अबॉर्शन की कैपेसिटी रखती है, लेकिन कॉम्पिटेंसी जो है वो कॉम्पिटेंसी नहीं रखती। समझ आ रही है? आई होप कि ये आप लोगों को समझ आ रही है मेरा जो पॉइंट है क्या कहना चाह रहा हूँ, कि वुमेन हमारे पास असूल हमने देखा है कि वो जो है कैपेसिटी तो ये है कि हाँ कैपेसिटी में तो है कि वुमेन जो से वो अबॉर्शन के डिसाइड करती है, लेकिन अगर स्टेट के अंदर लॉ ही नहीं अलाउ करता तो कॉम्पिटेंस नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है। ठीक है, दूसरी बात आती है जो है ना अबॉर्शन वाला जो फैसला है क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप बहुत रेयरली देखोगे कि इस तरह का है, क्योंकि ये होता है कि ये जो स्टेट वाइज जो है ना ये क्राइटेरिया डिफरेंट होता है, कुछ स्टेट में अबॉर्शन अलाउड होती है, कुछ स्टेट्स में अब अलाउड नहीं होती, तो इसलिए ये फैसला थोड़ा चेंज होता रहता है, इसलिए इसके क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। लेकिन मैंने इसको पॉइंट को मेंशन इसलिए करना है किया है कि अगर इस तरह की कोई बात आ जाती है तो आपको ये पता हो कि वीमेन जो है वो अपनी कैपेसिटी कर सकती है, फैसला कर सकती है, लेकिन यह है कि स्टेट के रूल्स अलाउ करें या ना वो फिर अलग बात आ जाती है। तो स्टेट ही नहीं अलाउ करे तो फिर वो भी फैसला नहीं कर सकती। दूसरी बात आ जाती है अच्छा एक और इसके अंदर ये आता है कि बच्चा जो है उसको पेरेंट्स कह रहे होते हैं समटाइम्स कि जी जो बच्चा है अगर औरत छोटी है वो छोटी उम्र में प्रेग्नेंट होगी तो पेरेंट्स कह रहे होते थे कि अबॉर्शन कर दो, लेकिन बच्ची कह रही थी कि नहीं मैंने नहीं करनी, तो वो बच्ची ही फैसला करने का हक रखती है। ठीक है, उसके अंदर मैं मज़ीद आऊँगा आगे। अच्छा अब आगे हमारे पास आता है कि अगर कोई मरीज़ है वो अपनी बीमारी से परेशान होकर डॉक्टर के पास आता है और कहता है जी मुझे कोई स्ट्रॉन्ग तरीन दवाई दे दें, ठीक है, ये हद से बढ़कर इलाज किया जाए, तो उस सूरत हाल में आपने ये जो चीज़ें बातें याद रखनी है वो ये रखना है कि नंबर एक ये है कि मरीज़ जो को अच्छा अब ये आया था हमारे पास हाँ, कोई मरीज़ आता है वो कहता है कि जी वो अपनी किसी कैंसर वगैरह से बहुत ज़्यादा तंग है, वो कहता है कि फ़लानी मैंने मेडिसिन यूट्यूब पे देखी है या फ़लानी जगह पे देखी है तो मुझे ना वो दे दें, मैं बहुत तंग हूँ अपने इलाज से। तो आपने सबसे पहले ये पूछना है कि आपने उसको कहना है आई अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन आपने इस इलाज के बारे में आप और ज़्यादा क्या जानते हैं, आपने सिर्फ यूट्यूब से देखा उसके बारे में आप और ज़्यादा क्या जानते हैं। ये सवाल पूछने की इंपॉर्टेंस ये है कि हो सकता है मरीज़ की कोई मिसकंसेप्शन हो, उसको को पता ही ना हो कि मैंने जो है ये ट्रीटमेंट है उसके अंदर क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान हैं, या वो उसके ऊपर अप्लाई होता भी है या नहीं। तो अगर ये वाली ऑप्शन ये वाला जो पार्ट है डिस्कस हो गया, फिर हम उसके बाद आएंगे कि अगर मरीज़ आया उसने कहा है कि जी वो आपको कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे ना कोई बहुत सारी कोई मुझे कोई दवाई दें बड़ी हैवी किस्म की, मैं तो अब तंग आ गया हूँ। तो अब देखें इस सूरत में मरीज़ ने नहीं बताया कि कौन सा कोई तरीका इलाज है या नहीं, तो अब आपने क्या करना है कि आपने जो है मरीज़ की सिचुएशन को समझना है और उसको वो बताना है जो उसके हक़ में बेहतर है। अब मिसाल के तौर पे इसके अंदर जो है ना बात ये आती है कि आपको बेशक कोई ऑप्शन पता हो तो आपने ये देखना है। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका कि जी आप कहेंगे कि डॉक्टर साहब कि सर हमें तो ये वाली ऑप्शन पता थी कि कोई नई रिसर्च है या नहीं, तो आपने उस सूरत में ये देखना है कि अगर वो नई रिसर्च मरीज़ पे अप्लाई होती है तो फिर आपने मरीज़ को उस प्रोसीजर के बारे में बताना है। अगर वो मरीज़ पे अप्लाई नहीं होती तो उस तरह की जो ट्रीटमेंट है उसका मरीज़ के साथ जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है, लेकिन ये है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर सिर्फ ये वाली बात इंपॉर्टेंट है कि आपसे इलाज के बारे में जब भी आती है, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन हमेशा आता है। मरीज़ आते हैं वो कहते हैं हम आपने उनको एस एस आर आई प्रिस्क्राइब की होती है, वो आते हैं जी या कोई भी और मेडिसिन दी होती है तो कहते हैं डॉक्टर साहब ये मतलब कि डॉक्टर मैंने ये हम कहते हैं कोई वेंजोडाइज़ेपिन ये वो दिया, तो मरीज़ आपके पास आता है कि इसका साइड इफ़ेक्ट मैंने सुना है कि इससे एडिक्शन हो जाती है। तो आपने उससे पूछना है कि आप इस दवाई के बारे में मज़ीद क्या जानते हैं, वो आपको बताएगा कि मैंने सिर्फ ये बात सुनी है, तो फिर आपने उसको इसका वो जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करना है कि सुनी सुनाई हद तक वो किस हद तक ठीक है या गलत है वो आपने उसको बताना है। ठीक है, तो इसलिए आता है इस तरह आता है। फिर उसके बाद इस पॉइंट के अंदर थोड़ा सा ये है कि ये ना असल में मैंने एक और पॉइंट से निकाला हुआ है, इस तरह ये एक और क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेनेशन के अंदर से मैंने निकाला हुआ है, तो मुझे अब ये नहीं समझ आ रही मैं इसको किस तरह से एक्सप्लेन करूँ, बट द पॉइंट है कि अगर मरीज़ ने किसी ट्रीटमेंट के ऑप्शन का जिक्र नहीं किया तो आपने नहीं उसके अंदर से कोई नई चीज़ नहीं उसको सिखा के उसका जहन ख़राब नहीं करना आपने। अगर तो रेलिवेंट कोई ऑप्शन है तो बता दें, अगर रेलिवेंट ऑप्शन नहीं है तो आपने बताना कि जो आपका ट्रीटमेंट चल रहा है वही सही चल रहा है, उसी को कंटिन्यू करें, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ब्रैडफोर्ड हिल क्राइटेरिया स्टेप 3 के अंदर वो मेलमन कहता है कि उसके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने इसके अंदर ना सिर्फ ये चीज़ें रखी हुई हैं, ये बहुत ज़्यादा लंबा लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर जो है ना सिर्फ ये होता है कि कॉजेशन
एसोसिएशन और कॉजेशन की अगर हम मिसाल लेते हैं कि इसके जो लंग कैंसर है और जो स्मोकिंग है, वो कॉजेशन और एसोसिएशन है, उसका जो इफ़ेक्ट है उसको जब साबित करना है तो उसके लिए कुछ 4-5 चीज़ें होती हैं, वो रिसर्च के अंदर होंगी, तो इसका मतलब है वो रिसर्च वैलिड है। इसके लिए आपको सिर्फ इतना ही जानना जो सा इम्पॉर्टेंट है कि कॉज इफेक्ट का रिलेशनशिप है, उसको रिलेशनशिप को साबित करने के लिए इसके अंदर ब्रैडफोर्ड के अंदर 4-5 क्राइटेरिया हैं, वो पूरे होने चाहिए, तब वो रिसर्च जो है ना वो इसके ऊपर अप्लाई होती है। तो वो आप गूगल से देख लें जो भी है, लेकिन खैर मेरा इसको मेंशन करने का सिर्फ मकसद ये है कि आपको ये इसका पता हो कि ये है क्या, और इससे ज़्यादा इसके अंदर डीप है भी नहीं कुछ। उसके बाद आता है हमारे पास यूएसएमएल के लिए हाई यील्ड पॉइंट जो है वो ये है कि हमारे पास आता है ब्रैडफोर्ड हिल क्राइटेरिया, यही मैंने जिसना बता दिया। टेम्पोरलिटी सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। खैर ये इसको आप थोड़ा सा कर लेंगे ना तो वो आपको समझ आ जाएगी कि क्या कहना चाह रहे हैं। टेम्पोरलिटी ये रिसर्च के अंदर ये है ना कि जब तक स्मोकिंग कर रहे हैं जो लोग, या जब स्मोकिंग कर रहे हैं तब तक उनका अगर कैंसर हो रहा है, इसका मतलब है कि वो साबित हो रही है कि टेम्पोरलिटी है, जब तक वो स्मोकिंग करते हैं तब तक है, वरना नहीं है। खैर ये स्मोकिंग वाली मिसाल इस पर एग्जांपल नहीं होती, लेकिन अप्लाई नहीं, तो लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि कोई चीज़ अगर प्रेजेंट है, रिस्क है, और उसके साथ अगर डिजीज़ हो रही है तो वो साबित करे कि हाँ है। तो इस तरह की चीज़ें जो इसके अंदर लिखी हैं। फिर ये आया था हमारे पास क्लिनिकल ट्रायल का फेज़। ये जो क्लिनिकल ट्रायल के फेजेज हैं इनको मैं थोड़ा सा ज़रा मेन पॉइंट को डिस्कस करके जल्दी जल्दी कर देता हूँ ताकि इस पर बहुत ज़्यादा टाइम ना ज़ाया करें। फेज़ ज़ीरो में क्या होता है कि आपने सिर्फ ये देखना होता है कि जो बॉडी की फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स को हम जिक्र इसको पढ़ते हैं, वो ये होता है कि बॉडी जो सी है वो किसने कितने पॉइंट तक जो सी है वो किस लेवल तक बॉडी के अंदर जो है अपनी डोज अपना लेवल एक्वायर करती है, इसको हम देखेंगे। और बॉडी जो सी है जैसे ये होती है कि बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन किस तरह से होती है, या वो उसको निकाला किस तरह से जाता है बॉडी से ड्रग को, तो वो जो है फार्माकोडायनेमिक्स है। ये जो चीज़ें ना ये हम फेज़ ज़ीरो में हम करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम गिनती के चंद लोग शामिल करेंगे और वो मरीज़ नहीं होंगे, ये याद रखने के मरीज़ों के ऊपर नहीं फेज़ ज़ीरो में हम करते हैं। सही है। तो इसमें ना हमारे पास ये क्वेश्चन इस तरह से आता होता है कि हमारे पास वो दे देते हैं कि एक नई ड्रग है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा है, उसके अंदर उन्होंने जो है ना एक बहुत लो डोज जो है मरीज़ नहीं यानी लो डोज उनसे कुछ लोगों को इंजेक्ट किया और देखा है कि वो उसका लेवल कितना इंक्रीज़ होता है और कितनी देर बाद उसका जो हाफ़ लाइफ है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो इस तरह का जो है तो कौन से फेज़ में फॉल करोगे, तो आपने जो है ना वो जहन खुला रखना है कि हम फेज़ ज़ीरो की तरफ जाते हैं। फेज़ 1, 2, 3 जो उनसे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ये कि मेंशन करना ज़रूरी है फेज़ 1 के अंदर सिर्फ ये है। तो आपके भी आता है कि इंतहाई कम होती है, 0.1% से भी कम जो है ना क्लिनिकल डोज में रहता है, इसलिए एडवर्स इफेक्ट को फेज़ ज़ीरो में स्टडी नहीं करते। फिर आया था हमारे पास फेज़ 1। फेज़ 1 में होता है कि हम डोज थोड़ी सी बढ़ाते जाते हैं, और इसमें भी देखें कि गिनती के चंद लोग हैं लेकिन वो मरीज़ नहीं है। तो इसमें हम क्या कह रहे हैं, पहले हमने हल्की सी डोज दी, उसके बाद क्या हम कहते हैं कि डोज से उसको बढ़ाते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कितनी डोज मैक्सिमम टॉलरेट की जा सकती है। साइड इफ़ेक्ट जो है इनको स्टडी किया जाता है और सेफ्टी प्रोफाइल इस्टेब्लिश की जाती है इसके अंदर। ठीक है। तो साइड इफ़ेक्ट के अगर जिक्र आता है कि साइड इफ़ेक्ट किस में स्टडी करते हैं, तो हमने याद रखना है कि फ़ेज़ 1 के अंदर साइड इफ़ेक्ट को स्टडी करते हैं। फिर आया था हमारे पास फ़ेज़ 2। अब ये देखें फ़ेज़ 2 वो पॉइंट है जहाँ पे मरीज़ों को शामिल कर लिया है। तो अब मरीज़ों के अंदर अगर आपको कहीं पे वो कह देते हैं कि हमने पेशेंट्स को भी इनरोल कर लिया, तो आपको ये पता लग जाएगा कि 1 और 0 नहीं है, फ़ेज़ 2, 3, 4 ऑनवर्ड है। 4 की तो सबसे आम सी मिसाल है ना, ये तो वो तब होती है जो पोस्ट मार्केटिंग, जब मेडिसिन मार्केट में आ गई है, लोगों के पास चल रही है, तो वहाँ से कुछ डॉक्टर्स को इनकरेज करते हैं कि अगर आपने मरीज़ों को दवाई दी थी, उसका कोई रेयर साइड इफ़ेक्ट आया है, तो वो हमें जो सा ना आप मेंशन कर दें, ईमेल कर दें, या कुछ लोग रिसर्च छाप देते हैं। तो ये जो सा ना ये फ़ेज़ 4 का पार्ट है। ठीक है। अब आपके पास पीछे कौन से रहेगा, मरीज़ कौन सी में आगे, सिर्फ फ़ेज़ 2 में मरीज़ आगे और फ़ेज़ 3 में मरीज़ आगे। अब इसके अंदर हमारे पास आ जाता है जी फ़ेज़ 3 में क्या है कि जो डिजीज़ फैक्ट्री लोग हैं उनको शामिल किया जाता है। इस फेज़ में एफिकेसी ड्रग का असरात को सेफ्टी रेंज के अंदर टेस्ट किया जाता है। ठीक है। सेफ्टी रेंज जो है जो हमने दी थी उसके अंदर हमने यहाँ पे एस्टैब्लिश कर ली 1 में, उसके अंदर हमने जो है ड्रग के जो सारे इफेक्ट्स हैं उनको हम स्टडी करें। तो हम इसको किसके साथ कंपेयर करें, अगेंस्ट प्लेसिबो। तो ये याद रखना है। इसके बाद फ़ेज़ 3 के अंदर क्या आता है कि बड़ी गिनती बहुत ज़्यादा लोग जो है उनको हम एनरोल करते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि न्यू फेज ड्रग को करंट स्टैंडर्ड ऑफ केयर के साथ कंपेयर किया जाता है। ठीक है। और फाइनल कन्फर्मेशन की थी कि ड्रग इफेक्टिव और सेफ है या नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया, मेन पॉइंट हमारा आ जाएगा जी अगेंस्ट प्लेसिबो जो है हम फेज़ 2 में कर रहे हैं, और अगेंस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर जो है वो हम फेज़ 3 में कर रहे हैं। तो ये सारा आपका जो है इसके अंदर आए थे। फ़ेज़ 4 को याद कर रखना बहुत आसान है। फ़ेज़ 0 और 1 के अंदर हमें पता लग गया कि जिसके अंदर मरीज़ नहीं होंगे फ़ेज़ 0 होगा या 1 होगा। 2 और 3 के अंदर ये होगा कि मरीज़ होंगे। ठीक है।
ये सारी इसकी समरी लिखी हुई है, इसको पढ़ लें। उसके बाद है रिस्क बेनिफिट एनालिसिस। रिस्क बेनिफिट एनालिसिस जो सा ये होता है हमारे पास मेलमन के अंदर इसका एक क्वेश्चन दिया हुआ था, मैं इसका शॉर्ट सा ये बताता हूँ कि अगर कोई ट्रीटमेंट है, हमारे पास एक डिज़ीज़ है और हमारे पास एक ट्रीटमेंट है। अब ये जो ट्रीटमेंट है इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन ये जो डिज़ीज़ है अगर हम इसको ट्रीट नहीं करते तो इसके हम कहते हैं जी 100% मोर्टेलिटी है, ठीक है। अभी जो डिजीज़ है इसकी 100% मोर्टेलिटी है, लेकिन ये जो ट्रीटमेंट है इससे लेट्स से कि 20% चांस है कि शायद ये मरीज़, ये जो डिजीज़ है वो कम हो जाए। अगर हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो 100% मरीज़ जाएगा ना। तो अगर हम ट्रीटमेंट कर देंगे तो 20% उसका रिस्क जो है वो कम हो जाएगा। ऑल्दो इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो हैं अपनी जगह, लेकिन इसका जो रिस्क है अगर हम नहीं करेंगे वो तो 100% जा रहा है ना। तो इसके जो रिस्क है वो थोड़ा सा इसके अंदर आप देख रहे हो को फ़ायदा है कि 100% मोर्टेलिटी से आप थोड़ा सा कम कर रहे हो, फिर बेशक इसके साइड इफ़ेक्ट आ जाएंगे। तो ये जो सी होती है ना, ये रिस्क बेनिफिट एनालिसिस होता है। तो इसके अंदर आपके पास आपको थोड़ा सा इसमें नॉलेज मैटर करेगा कि आपको पता हो कि जो ट्रीटमेंट ड्रग है उसका साइड इफ़ेक्ट क्या है और जो डिजीज़ है वो कितनी डेडली है। जैसे मेलिग्नेंट मेलानोमा की वो एग्जांपल दे रहा होता है कि मेलिग्नेंट मेलानोमा जो है उसके अंदर इसकी टाइप होती है लेंटिकुलर होती है शायद, तो वो इतनी डेडली होती है कि अगर किसी को हो जाए तो वो बच्चा जो बंदा है वो बहुत देर से डायग्नोज होती है तो उसके बचने के चांसेस नहीं होते। तो वो जो है ना इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ओके, फिर उसके बाद आ जाता है कि हाँ ये वाले पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में तो नहीं आया लेकिन ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला है कि अगर आपके पास एक बच्चा है उसको आप अपनी किसी रिसर्च या ट्रीटमेंट में आप इनरोल करना चाहते हैं, तो उस बच्चे की जो कंसेंट है वो उसकी पेरेंट्स देंगे। कंसेंट लेनी है उसके पेरेंट्स से, अगर दोनों मौजूद हैं तो दोनों से, अगर एक मौजूद है तो एक पेरेंट से कंसेंट लेनी है, लेकिन साथ ही साथ माइनर की असेंट लेनी है, ठीक है। क्योंकि ये लीगली आपको 18 साल से कम है तो लीगली आपको कंसेंट नहीं दे सकता, इसलिए आपने इसकी असेंट लेनी है। लीगली से बात करें तो इसके ना कुछ रूल्स हैं कि अच्छा ये इमरजेंसी केसेस की एक्सेप्शन आती है कि अगर इमरजेंसी केस है तो फिर आपको कंसेंट असेंट लेने की ज़रूरत नहीं, फिर आपने मरीज़ की जान बचानी है। इसके अंदर एक बात आ जाती है लीगल की, माइनर और मेजर और माइनर का क्राइटेरिया फर्स्ट एड के अंदर लिखा हुआ है कि अगर उसकी शादी हुई है या मिलिट्री सर्विंग बंदा है या इस तरह की चीज़ें हैं तो फिर आप वो माइनर से मेजर हो जाता है, फिर बेशक वो 18 साल से कम हो, तो वो क्राइटेरिया आपने पढ़ लेना है। उसके बाद हमारे पास आता है कि पेशेंट की बात सिर्फ पेशेंट अगर नहीं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिनेरियो है हमारे पास, किसी तरह से भी वो पेचीदा करके आपको दे दें तो आपने ये बात याद रखनी है, आपने मरीज़ की बात मरीज़ के बताए बगैर किसी को नहीं बतानी। कुछ कंडीशंस हैं जिसमें आप बता सकते हैं, मिसाल के तौर पे ये है कि अगर मरीज़ जो है उसको कोई बीमारी है जिसकी वजह से वो बीमारी दूसरों को लग सकती है, तो फिर आप अथॉरिटीज़ को बता सकते हैं। आपने फिर भी लोगों को नहीं जाके बताना कि जो है डायरेक्ट जाके बताएं कि ये जो है ना फ़लाने को तो ये बीमारी है। तो ये याद रखना है आपने कि मरीज़ की बात आपने मरीज़ को नहीं बतानी, अगर कोई रिस्क है तो आपने अथॉरिटीज़ को बतानी है, ठीक है, क्योंकि अथॉरिटीज़ उसको नहीं जज करेंगी। तो ये चीज़ आ जाती है। फिर उसके बाद आपको वो किसी तरह से भी कॉम्प्लिकेट करके देने हैं कि अगर मिसाल के तौर पे कहते हैं क्लिनिक में कोई बच्चा है, उसका बच्चा बहुत एक्साइटेड है कि मरीज़, आप कोई ज़ुबान है जो मरीज़ नहीं बोलता, तो बच्चा आपको कहता है कि मैं जो है ना वो आपको आपके बिहाफ पे ट्रांसलेट कर देता हूँ, तो आप मुझे बताएं क्या है। आपने नहीं बताना, आपने क्या करना है, हमेशा याद रखना है प्रोफेशनल ट्रांसलेटर जो है ना उसको यूज़ करना है। जो भी सूरत हाल हो प्रोफेशनल ट्रांसलेटर को यूज़ करना है। इसके अंदर ये होता है कि अगर मिसाल के तौर पे मरीज़ है, मैं इसको थोड़ा सा इधर से ही पढ़ के बता देता हूँ कि नॉन इमरजेंसी सिचुएशन है, इमरजेंसी नहीं है, ये बात याद रखनी है। इमरजेंसी है अगर, तो फिर आप मरीज़ के रिश्तेदार की मदद से मदद ले सकते हैं, उससे आप मरीज़ से पूछ सकते हैं कि इसको क्या हुआ, वो बता सकते हैं आपको। लेकिन अगर इमरजेंसी सिचुएशन, किसी तरह की भी इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है, तो आपने क्या करना है कि किसी भी सूरत प्रोफेशनल ट्रांसलेटर के अलावा बात नहीं करनी। बेशक आपका बच्चा है ना, वो उसका मरीज़ का बच्चा है या मरीज़ का बाप है, वो कह रहा है कि आप मुझे बस ये बता दें, मुझे ट्रांसलेट कर दें, आप मुझे ये बता दें कि मैं मरीज़ से पूछ लेता हूँ कि क्या वो जो है वो अपनी खबर सुनना चाहता है या नहीं, तो भी वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। उसकी वजह ये है कि बच्चा जो सा होता है वो आपको गलत ट्रांसलेट कर दे, या बच्चे के इमोशंस कुछ और होंगे, तो वो इसलिए आप बच्चे के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। तो आपने क्या करना है कि मैक्सिमम जो आप कर सकते हैं ना वो ये कर सकते हैं कि प्रोफेशनल ट्रांसलेटर से फ़ोन पे बात कर लें। दूसरी सूरत यह है, अगर आपको मरीज़ की ज़ुबान फ्लुएंटली आती है तो फिर आप मरीज़ से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कोई भी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं है, ये याद रखना है आपने। तो ये बात आई थी, देखो वो बताएंगे आपको, कहेंगे जी बहुत बुरी खबर है मरीज़ को, अब बहुत बुरी खबर है, आपको लगेगा कि यार ये वाली तो बात मरीज़ को बता दूं, इसके बाद बचने के लिए 1-2 दिन है, तो भाई नहीं बतानी, मरीज़ की बात किसी को नहीं बतानी, याद रखना है।
उसके बाद आते हैं हमारे पास, अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तो मरीज़ के रिश्तेदार ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने वही बात बताया कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन मरीज़ की जान को खतरा है तो फिर आप जो है मरीज़ के रिश्तेदार से ट्रांसलेशन का काम ले सकते हैं। फिर भी उसके अंदर आपने उसकी जो पर्सनल चीज़ें वो नहीं पूछनी, सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन से रिलेटेड चीज़ें पूछनी है। उसके बाद आते हैं प्रोफेशनल ट्रांसलेटर मौजूद हो तो ये होता है कि इसको आपने इस तरह करने की, मिसाल के तौर पे ये मरीज़ है, इसका फेस इस तरफ है, ये डॉक्टर है, इसका फेस इस तरफ है, तो जो ट्रांसलेटर होगा वो यहाँ पे थोड़ा सा मरीज़ से पीछे होगा या साइड पे होगा, या फिर दूसरा ये कि ट्रांसलेटर यहाँ पे हो सकता है, दोनों के दरमियान में ट्राइंगल बन रही होगी। आपने मरीज़ की तरफ देख के बात करनी है, आपने ये नहीं होगा कि ट्रांसलेटर होगा ना इसको बोलो, ये नहीं, इस तरह की चीज़ें नहीं कहनी कि इसको बोलो अब ये कह रहे हैं। आपने इसको कहना है कि आपने जिस तरह बिल्कुल नॉर्मली आप मरीज़ से बात कर रहे हो तो आप बोलेंगे, ट्रांसलेटर ट्रांसलेट करके उसको बताएगा, फिर मरीज़ बोलेगा आपकी तरफ देखते हुए और ट्रांसलेटर ट्रांसलेट करके बताएगा। सही है, तो ये जो है इसकी ऑर्गेनाइजेशन याद रखनी है। उसके बाद ये बताइए, ये भी बात आई है, फिर होता है कि अगर डॉक्टर लेट हो जाएगी, ये सिनेरियो काफ़ी दफ़ा आता है कि जो डॉक्टर लेट हो जाता है और मरीज़ों से वो गुस्सा हो रहा है, तो सबसे पहला असूल ये कि मरीज़ से सबसे पहले आपने माफ़ी मांगनी है। आई एम सॉरी यू हैव टू वेट, आई एम सॉरी यू हैड टू वेट, ये चीज़ें करके उसके बाद आपने डायरेक्ट मुद्दे पे आना है। ये नहीं बताना कि यार सॉरी मैं लेट हो गया, वो ना वहाँ पे रश बड़ा लगा हुआ था, वहाँ पे ट्रैफिक बहुत थी, ये नहीं बताना। आपने डायरेक्ट मुद्दे पे आनी है, अपनी एक्सप्लेनेशंस नहीं देनी, याद रखना है। उसके बाद आए थे, और ना ही मरीज़ को लेक्चर देना है क्या हो गया अगर तुम्हें वेट करना पड़ गया, इस तरह की चीज़ें नहीं करनी। तो इसलिए ये दो चीज़ें याद रखनी है कि सबसे पहले माफ़ी, देन कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट। उसके बाद आता है कि मरीज़ कोई भी सवाल लेकर आया, कोई इस दवाई के साइड इफ़ेक्ट लेकर आया, तो सबसे पहले आपने मरीज़ से पूछना है कि वो इस साइड इफ़ेक्ट के बारे में क्या जानता है। तो इसकी वजह ये है कि आपने कोई भी चीज़ जो है ना, कोई भी आपने ओपिनियन देने से पहले मरीज़ को देखना है कि मरीज़ को इस बारे में पता है क्या है। मैंने इस तरह बताया कि काफ़ी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो कि वेस्टर्न पॉपुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। SSRI के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है कि जो है रिलेशनशिप्स के ख़राब होने के उनके बड़ा एक साइड इफ़ेक्ट होता है, तो मरीज़ उसके बारे में आता है। तो आपने पहले मरीज़ से पूछना है कि वो क्या जानता है। हो सकता है वो इतनी डोज ही ना इस्तेमाल कर रहा हो कि उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो फिर इसलिए ये जो है सबसे पहले पॉइंट ही आता है कि आपने पहले मरीज़ से पूछना है कि वो क्या जानता है। और अगेन उसकी इन्फॉर्मेशन अगर करेक्ट है तो फिर आप उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर बिल्ड करेंगे, ना कि कोई नया जो है ना फ्रंट खोलेंगे। फिर ऐसा होता है कि जिस तरह ये है कि उस OPDs के अंदर मरीज़ के अपॉइंटमेंट का टाइम पूरा हो जाता है, ये वाला सिचुएशन आता है कि मरीज़ उनसे ना, आपने 1 घंटा मरीज़ से बात की, आखिर में उसको मरीज़ कहता है वो मुझे एक और बात याद आ गई, लेकिन वो नॉन इमरजेंसी है, तो फिर आपने इसको कहना है कि नहीं अब आपका टाइम पूरा हो गया, अब आप अगले अपॉइंटमेंट में आके मिलेंगे, तो फिर हम अगले अपॉइंटमेंट में इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो ये असूल याद रखने हैं। अगर ये दोबारा बता रहा हूँ कि नॉन इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तो फिर आपने इसको डील करना है वहाँ पे। फिर होता है कि अगर मरीज़ अपनी कोई ज़ाती बात बता रहा है ना, ये वाला बड़ा आता है, मरीज़ कहता है कि मैं कोई ड्रग अब्यूज़ कर रहा हूँ, मैं कोई स्मोकिंग करता हूँ, उसने किसी को नहीं बताया हुआ, तो आपने आपको बताया, तो आपने उसको बताना है। फिर अब्यूज़ के हवाले से भी ये बात अप्लाई होती है। अगर मरीज़ ने आपको कोई अपनी अब्यूज़ के बारे में बताया तो आपने सबसे पहले मरीज़ को इनकरेज करना है कि आई इनकरेज दैट यू, आई अप्रिशिएट यू आर सो ब्रेव दैट यू शेयर्ड फॉर विद मी, ये बातें बतानी है उसको। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि जो है ना, ये वाली सबसे पहली ये मैंने जिस तरह लिखा हुआ कि अगर क्वेश्चन आता है उसके अंदर ये वाले ऑप्शन है, तो सबसे पहले तो ये वाली ऑप्शन सही होगी। अगर इस ऑप्शन के अलावा अगला स्टेप पूछते हैं तो फिर आपने पूछना है कि आपने इसी बात को जो है ना वो बिल्ड करना है कि हाउ डिड यू स्टार्ट डूइंग दिस, या हाउ ऑफ्टन हैव यू डूइंग दिस, या हैव यू एवर थॉट अबाउट लीविंग दिस। ये सारी चीज़ें जो है ना उसकी उसी क्वेश्चन के ऊपर बिल्ड करना है। ठीक है, उसके बाद आया था कि अक्सर सवाल में ना ये वाली ऑप्शन होती है, अगर वो नहीं आ रही है, कोई ऐसी ऑप्शन है ना जिसमें लिखा हुआ है कि पैम्फलेट दे के उसको घर भेज दें और अगले अपॉइंटमेंट में डिस्कशन करें, तो ये वाला राइट आंसर होगा। उसकी वजह ये है कि जो भी उसने बात बताई है उसके बारे में आप उसको बैठे बैठाए इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, और ये भी हो सकता है कि उसके साथ वेट कर रहा हो वो जो आके पूछे, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, उसको रिटर्न इन्फॉर्मेशन या पैम्फलेट देना है आपने, और वो जब उसके बारे में वो पढ़ लेगा फिर वो आपके पास आएगा, तो फिर उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और ये ख़ास तौर पर ये आता है कि डोमेस्टिक अब्यूज़ या वेट लॉस या सब्सटेंस अब्यूज़ के बारे में कोई भी चीज़ पूछते हैं तो आपने ना इस तरह के ऑप्शंस को जो है ना वो रखना है कि वो इस तरह के ऑप्शंस पूछ रहे होते हैं। अच्छा, ये आगे बात, उसके बाद आए थे कि मरीज़ के बारे में कोई बात बताए तो सुन लेना, लेकिन रिश्तेदार को मरीज़ की बात बतानी। ये वाला ऑप्शन आए थे कि एक बच्चा है या कोई मरीज़ है, वो कोई ड्रग इस्तेमाल कर रहा है, वो उसने खुद नहीं बताया, लेकिन उसका रिश्तेदार आता है, वो कहता है कि डॉक्टर इसके कमरे के अंदर बेड के नीचे से एक शीशी मिली थी, तो मुझे लगता है कि ये दवाई इस्तेमाल करता। तो आपने ये नहीं कहना हाँ इसके तो साइड इफ़ेक्ट्स यही लग रहे थे, नहीं, आपने कहना है कि अच्छा आप इसके बारे में और क्या जानते, कोई और इन्फॉर्मेशन है आपको। वो आपको बता देते कि हाँ इसने ना पहले ये भी चीज़ ली थी, तो आपने कहना है हाँ ये भी मुझे भी लग रहा था। आपने नहीं चुगलियाँ करनी, आपने सिर्फ मरीज़ के रिश्तेदार से बातें सुनते रहना है, आपने मरीज़ के रिश्तेदार को कुछ बताना नहीं है।
तो ये याद रखनी है कि सुन लेनी है, लेकिन रिश्तेदार को मरीज़ की कोई भी बात बतानी नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। उसके बाद आया था जी, अगर रिश्तेदार कोई बता रहे हैं कि मरीज़ को कोई सीरियस नुकसान पहुंचाने का खर्चा है, आप कहते हैं कि मरीज कोई, ये वाला भी सिनेरियो आता है कि रिश्तेदार हैं वो आपको कह रहे हैं कि डॉक्टर अगर हमने इसको इसका जो है ना डायग्नोसिस बता दिया तो ये, या तो अब ये एक तो होगा ना, ये बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा, ये वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपने कहता है कि वो मरीज़ जो है ये अपने आप को जो है नुकसान पहुंचा लेगा, ठीक है, अपने खुदकुशी कर लेगा या किसी और को मारेगा, सीरियस नुकसान पहुंचाने का अगर रिस्क है ना, तो फिर आप उसकी जो इन्फॉर्मेशन है ना उसको डायग्नोसिस बताने से रुक सकते हैं। लेकिन अगर ये वाली बात है ना कि उदास हो जाएगा या रोएगा, तो ये इसकी इंडिकेशन नहीं है कि आप मरीज़ से इन्फॉर्मेशन छुपाएं। तो इसलिए आता है कि अगर मरीज़ को कोई कैंसर आता है तो आपने यही मरीज़ से पूछना है कि आई हैव सम न्यूज़ टू शेयर विद यू, वुड यू लाइक टू हैव समवन ज्वाइन यू विद यू, और डू यू वांट टू लिसन टू दिस न्यूज़ अलोन। इस तरह की ऑप्शन सही होगी, ठीक है। तो इस तरह ही अगर आपको वो कह रहे हैं कि नाम बताएं, तो आपने यही उसको बताना है कि मतलब मैंने मरीज़ से आप पूछेंगे कि मरीज़ आप इसके बारे में जानना ये डायग्नोसिस आप इसके बारे में जानना चाहते हैं या नहीं, तो मरीज़ आपको बताएगा कि नहीं मुझे ना बताएं या फ़लाने को बता दें ये चीज़ होगी। उसके बाद आया था कि अगर मरीज़ को बहुत सारी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की हुई हैं, तो अब ये होता है कि जो है ना ये आपका काम है कि आपने सबसे पहले क्या करना है कि मरीज़ के, इसको कहते हैं टीच बैक मेथड, मरीज़ को कहना है कि जो मैंने आपको दवाइयाँ बताई हैं क्या आपको समझ आई हैं। वो कहता है हाँ समझ आई हैं, चलें मुझे बताएं अब कि आप ये दवाइयाँ किस तरह इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब आप ये चीज़ें सुन लेंगे ऐसे तो आपको श्योर हो जाएगा कि हाँ मरीज़ जो है उसको समझ आ गई है। तो ये जो आता है, फिर उसके बाद मरीज़ अगर क्लिनिक में आया या उसकी प्रिस्क्रिप्शन में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, तो यही आपने उससे पूछना है कि आप समझाएं कि दवाइयाँ कैसे इस्तेमाल करें। ये अक्सर इस तरह होता है कि एस्थमा में आता है या ब्लड प्रेशर के अंदर आता है, आपने एस्थमा के लिए उसको इन्हेलर दिया होता है, वो डॉक्टर्स जो है क्या नाम है उसका, सीज़न है ना उसमें भी एक है वो बता रही थी कि इनहेलर गलत इस्तेमाल करी थी। खैर द पॉइंट इज़ कि मरीज़ आ रहा है उसका, वो कहता है मैंने अस्थमा की इतनी मेडिसिन ली हैं, मेरा तो अस्थमा कंट्रोल ही नहीं हो रहा। तो आपने मरीज़ से कहना है मुझे बताएं आप इस्तेमाल कैसे सही करें। अगर वो सही तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं फिर आप प्रोसीड करेंगे उसके ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन हो सकता है वो उनको जो है ना सही तरह से इस्तेमाल ना करो, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हैं। जो इनहेलर्स हैं इनको यूज़ करना बड़ा टेक्निकल हो सकता है। तो काफ़ी लंबी वीडियो हो गया, आई होप कि आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।